नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का। आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में राजनीति विज्ञान को हम यहाँ पर देख रहे थे। और राजनीति विज्ञान को पढ़ते पढ़ते आज हम राजनीति विज्ञान के अंतिम बिंदु में पहुँच गए हैं। जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में नवीनतम सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आप यूनिट नंबर 6 में पाएंगे कि एमपीपीएससी के द्वारा यूनिट बनाया गया है भारत की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी टॉपिक एमपीपीएससी ने वहाँ पर शामिल किए हैं उनमें से लगभग सारे टॉपिक जो हैं वो हमने यहाँ पर फिनिश करवा दिए हैं। और एक टॉपिक और रह गया है जो कि आज आप सबके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, इन दोनों ही अधिनियमों को वर्ष 2020 में नवीनतम सिलेबस के अनुसार हाल में ही जोड़ा गया है। तो इनसे प्रश्न ज़्यादा मात्रा में उठने की संभावना है। साथ ही साथ ये दोनों अधिनियम जो हैं वह हमारी भारतीय शासन प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों अधिनियमों से प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। पहला अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम, इससे बहुत समय पहले ही संविधान जब पढ़ाया गया था वहाँ पर बताया गया था। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में या आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं पहले से ही आपके सामने क्या है बोर्ड पर शो कर दी गई हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि जब कोई भी अधिनियम आता है या किसी भी प्रकार का कोई एक्ट आता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को भारत में लाने का क्या उद्देश्य रहा? दोस्तों, आज से पहले अंग्रेजों के समय में क्या था, जो भारतीय शासन प्रणाली थी इसमें भारतीयों की जो भागीदारी थी इसका कोई सुनिश्चित ढंग नहीं था। ये क्या थी, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और ये सही ढंग से क्या थी, व्यवस्थित नहीं थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय शासन प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी या प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1919 में क्या है, एक अधिनियम लाया गया। इसको हम 1919 के भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय शासन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जो कि क्या है, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य था भारतीय शासन प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी या प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य क्या था, भारतीय शासन प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। इसके बाद याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एक एक चीज़ यहाँ की क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में ही जोड़े गए हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। इसके बाद भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। और भारत के सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय जो थे वो थे चेम्सफोर्ड। यही कारण है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको एक अन्य नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो ही इंट्रोडक्शन से संबंधित वो बातें जो कि आपसे ओटी में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। फिर वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। सचिव कौन थे, तो सचिव थे आपके कौन,
वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और सचिव कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। यही कारण है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो याद रखिएगा, देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे पहले क्या किया गया कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के दौरान सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या है, अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या है, अलग कर दिया गया। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। सरकार के अंतर्गत आपने पढ़ा ही होगा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आज वर्तमान में जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा या जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है जो कि आज हमारे भारतीय शासन प्रणाली में विद्यमान है, ये किस अधिनियम की देन है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की देन है। फिर उस समय क्या है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी उसको राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका के नाम से क्या है, जाना जाता था। अच्छा, आप में से कोई सोच सकता है कि निम्न सदन कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, निम्न या लोकप्रिय सदन जो था वो था केंद्रीय विधायिका और उच्च सदन जो था वो था राज्य परिषद। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही क्या है, सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? द्वैध शासन लागू किया गया था। आज आप भारतीय संविधान को जब पढ़ते हो तो भारतीय संविधान में क्या है, आप सूचियों के बारे में क्या है, बात करते हो। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसमें क्या है, सरकार से संबंधित विषयों के बारे में वर्णन किया जाता है कि इस विषय पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है, इस विषय पर राज्य सरकार एक्शन ले सकती है। और संवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या ले सकती हैं, एक्शन ले सकती हैं। तो ये जो सूची वाली व्यवस्था है ना, ये भी क्या है 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही क्या है, ली गई है। उस समय क्या है, दो सूची हुआ करती थी, हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची। ठीक है, कौन कौन सी दो सूची हुआ करती थी? हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची। इसमें जो हस्तांतरित सूची है इसके अंतर्गत क्या है, पंचायती राज को रखा गया। पंचायती राज, जिसको आज हम वर्तमान में स्वायत्त शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम ही क्या था, वह अधिनियम था जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो आप सब देखिए, बातों में समझ रहे होंगे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम किस प्रकार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1924 में एक संस्था का गठन किया जिसको ली आयोग या ली कमीशन के नाम से क्या है, जाना जाता है। इसी के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को क्या है, यूपीपीएससी केंद्रीय एवं राज्य में प्रशासनिक सेवाओं के लिए यूपीपीएससी संयुक्त लोक सेवा की क्या की, स्थापना की। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है,
जो भारत के सचिव थे, ठीक है, उस समय भारत के सचिव कौन थे? उस समय भारत के सचिव थे चेम्सफोर्ड, ठीक है, कौन थे? सॉरी, उस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, ठीक है। तो जो भारत के सचिव थे उनके अधिकारों में भी क्या की गई? वृद्धि की गई, और वृद्धि कर कर क्या है, उनको एक अधिकार दिया गया कि वह भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या है? नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। उस समय जो भारत के सचिव थे कौन थे? मॉन्टेग्यू। तो क्या है, ये भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही क्या है? किया गया था। इसके अलावा जो वायसराय, वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो जो वायसराय थे उनके अधिकारों में क्या की गई? वृद्धि की गई, शक्तियों में वृद्धि की गई, और उनको कुछ और अधिकार दिए गए, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको क्या है? प्रदान की गई। आज आप देखते हो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति पढ़ते हो, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत आप देखते हो कि राष्ट्रपति क्या है? आपातकाल में अध्यादेश जारी कर देता है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये कहाँ से आई? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह 1919 के भारत शासन अधिनियम की ही क्या है? देन है। इसके अलावा वायसराय को एक और अधिकार और दिया कि वो विधानमंडल में नामंजूर विधेयक या अनुदान को क्या है? पारित कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा विधेयक या अनुदान जिसको विधानमंडल ने क्या है? ठुकरा सकता है, उसको भी क्या है? वो पारित कर सकता है। तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है? जरूरी था। चलिए एक बार हम पूरा का पूरा इसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि प्रांतों में द्वैध शासक के जनक कौन थे? तो प्रांतों में द्वैध शासक के जनक थे लियोनस कॉर्टियस। कौन थे? लियोनस कॉर्टियस। अब हम एक काम करते हैं, हम 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक बार और दोहराते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1919 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया? भारतीयों की शासन में भागीदारी या प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए। इस अधिनियम के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, और भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे कौन? चेम्सफोर्ड। भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और भारत के सचिव कौन थे? तो भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू। अब यही कारण है कि इस अधिनियम का एक नाम जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे? भारत के वायसराय थे, सॉरी भारत के क्या थे? सचिव थे। और जो मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसके बाद पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान, और उस समय क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता था। फिर पहली बार देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया। और उस समय क्या थी? दो सूची हुआ करती थी, हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची। हस्तांतरित सूची में क्या है? पंचायती राज या स्वायत्त शासन हुआ करता था। इसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1924 में ली आयोग गठन किया गया था उसके द्वारा। इसके बाद भारत के सचिव को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया।
और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। अच्छा, वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसके द्वारा प्रदान की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और विधानमंडल में नामंजूर विधेयक या अनुदान को पारित करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये हुए महत्वपूर्ण बिंदु। बाकी प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? लॉर्ड जॉर्ज थे। और वायसराय कौन थे? तो चैम्सफोर्ड थे। देखिए, सचिव कौन थे? माउंटेन्यू। और वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, माउंटेन्यू सचिव और वायसराय। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं राजनीति विज्ञान पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब इसके टॉपिक के अंतर्गत और हम आगे क्या देखेंगे वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको राजनीति विज्ञान के सभी पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित यहाँ पर ला दूँगा। वैसे आप लोग क्वेश्चंस को नहीं देखते ना, वीडियो को देखते तो कुछ भी नहीं देखते, तो मेरा मन पढ़ाने का ही नहीं करता। लेकिन रूल्स है कि सब कुछ पढ़ने के बाद जो पढ़ा है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्या है लेकर हाजिर हूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।